आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यानी कि जब रोशनी की किरणें जो लाइट है जब वो प्रिज्म से होते हुए जाती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन पैदा होती है। और वो रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे होगी प्रिज्म के अंदर, तो उसको देखने के लिए पहले जरा हम रिफ्रैक्शन को तो देखें कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में मैं लिख सकता हूँ कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब लाइट यानी रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रुख बदल देती है यानी बेंड हो जाती है। अब इसी बात को जरा एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे पानी है, ऊपर हवा है। जब हम रोशनी को मारते हैं पानी की तरफ तो पानी के अंदर जब वो रोशनी जाती है तो वो अपना रुख थोड़ा बदल देती है यानी बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी लाइट अंदर रिफ्लेक्ट हुई है जबकि थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई है यानी वापस हवा के अंदर आ गई। अब ये तो पानी के अंदर हम कह रहे हैं ना रिफ्लेक्शन, लेकिन प्रिज्म के अंदर कैसे होती है उसको आज हमने देखना है। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म कुछ इस तरह की शक्ल का एक गिलास टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी अगर एक और तरह तस्वीर दिखाऊं तो इस तरह भी अगर आप इसको देखें इसमें भी अच्छा नजर आ रहा है। तो इस तरह का एक बेसिकली जो गिलास का बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। अब जब इस प्रिज्म के ऊपर रोशनी की किरण गिरेगी यानी लाइट रे जब इसके ऊपर आएगी तो ये कैसे बिहेव करेगी ये आज हमने देखना है, जैसे मैंने बताया। उसको देखने के लिए हम जरा एक छोटी सी एनिमेशन तो देखें कि कैसे होता है। अब ये एनिमेशन जो है ये मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आपके सामने मैंने यहाँ से एक प्रिज्म उठाया है और ये एक लाइट है। जब मैं लाइट को प्रिज्म से मारता हूँ गुजारता हूँ तो ये अगर आप देखें तो ये अपना रुख बदल रही है। जाहिर है गिलास एक डिफरेंट मीडियम है। प्रिज्म जो है जो कि गिलास से बना, जिसकी सामने वाली साइड फिलहाल हम देख रहे हैं वो एक डिफरेंट मीडियम है, जबकि बाकी आप बाहर जो है वो हवा है वो एक डिफरेंट मीडियम है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो वो अपना रुख बदल रही है, बेंड हो रही है। इसी तरीके से जब वो गिलास से क्या कहते हैं एयर में हवा में वापस जा रही है फिर भी अपना रुख बदल रही है और वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ये आपके पास इस तरह हम जब रोशनी जब प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो वो ऐसे बिहेव करती है। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ से अगर इसकी मतलब वो ऊपर या नीचे करूँ, एंगल ऊपर या नीचे करूँ तब इस तरह कैसा बिहेव हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँ तब भी ये बेंड तो हो रही है। अब ये तो ये हो गया, लेकिन ये आखिर ऐसा मतलब ये बेंडिंग नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ क्यों नहीं हो रही, नीचे क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जरा अब डिटेल से देखते हैं। तो फर्ज करें ये वही सॉरी प्रिज्म है जिसकी अगर आप पुराने वाली प्रिज्म जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखाया था, भला कौन सा ये वाला, तो इसकी मैंने ये वाली साइड ली है। ठीक है, ये वाली साइड ली है कि जब लाइट गिरती है तो ये कैसे बिहेव करती है। तो मैं इस सामने वाली साइड से देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रिज्म रखा है और फर्ज करें कि हमारे पास एक वाइट कलर की लाइट चले, सफ़ेद लाइट जो होती है वाइट कलर की लाइट वो यूं करके आके इसके ऊपर आके गिर रही है। अब जाहिर है हमें ये बात पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो दूसरे मीडियम में जाते हुए थोड़ा बेंड हो जाती है। लेकिन वो किस तरफ बेंड होती है इसमें लिए कुछ चीज़ें हमें पता है, और वो क्या, उसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि ये आपकी सरफेस है। इसके ऊपर मैं अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं जैसे ये मैंने कर दी है तो इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है, इसको हम असल में क्या कहते हैं, नॉर्मल। जो भी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। परपेंडिकुलर से मतलब कि इसका एंगल इस सरफेस के साथ कितना होता है, 90। अब जब भी लाइट रे, अब हमें एक बात पता है कि ये जो बाहर चीज़ है, ये जो ब्लैक ब्लैक आप कह लें, ये बाहर क्या है, हवा है यानी एयर है। ठीक है, ये बाहर हर जगह क्या है, एयर है। जबकि अंदर हमें क्या पता है कि अंदर क्या है, गिलास है। अब जो एयर है, हवा है, वो लेस डेंसर है। डेंसर मतलब कि मतलब जो कम घना है। अब डेंसर को एक और तरीके से भी बता सकते हैं कि लेट से हमारे पास ये एक जगह है ना, एक वॉल्यूम है, इसके अंदर आपके पास हैं चार पाँच छः छः पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये जो छः पार्टिकल्स हैं ये इस वॉल्यूम के अंदर क्या है, समाये हुए हैं। लेकिन यार इस छः के बजाय अगर आप मतलब थोड़े और कर लें और बड़े बड़े कर लें तो अब इतने ही वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे मैसेज आए ना। तो अब कितना मैस एक वॉल्यूम के अंदर समाया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब अगर ज़्यादा मैस एक वॉल्यूम के अंदर समाया है तो इसका मतलब है डेंसिटी ज़्यादा है।
जबकि अगर कम मैस अंदर होगा एक वॉल्यूम के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब अगर आप, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दूर दूर होते हैं। अब इतना बड़ा वॉल्यूम और थोड़े थोड़े पार्टिकल, तो इसका मतलब है कि मैस बहुत कम है इतने बड़े वॉल्यूम में, तो डेंसिटी क्या है, कम है। जबकि इसी गिलास की अगर बात की जाए तो मतलब सॉलिड है ना, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है, हर मतलब उसके बाद आप कह लें पार्टिकल ही पार्टिकल है, तो इतने से वॉल्यूम में बहुत सारा मैस है, तो इसका मतलब है इसकी वॉल्यूम मतलब डेंसिटी क्या है, वो ज़्यादा है। तो जब भी रेयर मीडियम, यानी जो हल्का मीडियम आप कह लें, या आप कह लें जो कम घना है, लेस डेंस है, वो एयर है ना, तो उसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। तो रेयर मीडियम से गिलास यानी डेंसर मीडियम के अंदर रोशनी की किरण जाती है, लाइट रे जाती है, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल ये है, रोशनी की किरण यहाँ से आगे इसने गिलास के अंदर जाना है, तो ये किस तरफ बेंड होगी, नॉर्मल किधर है, नॉर्मल ये रहा, इसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। तो नॉर्मल ऊपर तो नहीं है ना, नॉर्मल तो नीचे है, इसका मतलब है ये बेंड किस तरफ होगी, थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड होगी। वैसे अगर इसको मैं इसका असल रुख बताता कि असल रुख क्या है, तो वो किस तरफ होता, वो होता इस तरफ। लेकिन क्या लाइट इस तरफ गई, लाइट इस तरफ नहीं गई, वो थोड़ी बेंड होगी, रिफ्रैक्शन हुई, और वो नॉर्मल की तरफ इस हुई, इस वजह से हुई क्योंकि जब भी रेयर से डेंसर की तरफ हम जाते हैं तो लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स डेंसर की तरफ मूव होती है। अब यहाँ से तो वो डेंसर में तो आ गई, लेकिन डेंसर के बाद अब वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से दोबारा हवा के अंदर जा रही है, यानी एक रेयर मीडियम के अंदर जा रही है। तो अब क्या होगा, अब जो है अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे मूव करती है, यानी नॉर्मल से दूर मूव करती है। तो नॉर्मल क्या है, ये नहीं है क्या, ये नॉर्मल है। और इसका अवे का मतलब क्या है कि इस तरफ, असल में ये किस तरफ जाना चाहती थी, इस तरफ जाना चाहती थी, लेकिन इसने अब नॉर्मल से और दूर होना है, यानी नॉर्मल से और दूर होने का मतलब कि पहले इतनी थी, अब और दूर होगी, यानी और दूर होगी, ये इस नीचे की तरफ होगी। तो यूं बेसिकली कि जब भी हम हवा सॉरी रोशनी की किरण को प्रिज्म के ऊपर मारते हैं तो वो कुछ इस तरह करके बैंड होती है। अब ये तो मैं सफ़ेद लाइट की, वाइट लाइट की बात कर रहा था ना, तो वाइट लाइट तो बैंड तो इसी तरह होगी, लेकिन हमें एक बात पता है क्या, कि जो वाइट कलर है वो एक कलर से तो मुश्तमिल नहीं होता, उसके अंदर तो 7 मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो आपने एक और चीज भी ऑब्जर्व की होगी, वो क्या, हम जरा एक एनिमेशन में देखते हैं। ये एनिमेशन जो कि मैंने ई हाउ एजुकेशन जो चैनल है वहां से उठाई है, जिसका नाम है प्रिज्म्स इन फिजिक्स। इसमें जब यही वही प्रिज्म है, जब इसके ऊपर वाइट लाइट गिरती है तो वाइट लाइट इससे होकर, ये देखिए यहाँ से बेंड होकर नीचे ही आ रही है, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो बेंड होने के बाद जब गिलास से बाहर आई, प्रिज्म से बाहर आई, तो ये तो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। तो असल में इस प्रिज्म को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइट का मुख्तलिफ कलर में डिस्पर्स होना है, एक मतलब 7 मुख्तलिफ कलर में स्प्लिट होना है, अलग अलग होना है, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो इस प्रिज्म ने क्या किया, वाइट लाइट को मुख्तलिफ कलर में डिस्पर्स कर लिया। अब कोई और कलर क्यों नहीं करता, क्योंकि कोई और कलर तो मुख्तलिफ लाइट से मुश्तमिल नहीं होता ना, वाइट कलर ही होता है ना। अब जो वाइट कलर जैसे मैंने बताया, तो उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, एक होता है रेड। अब बजाय मैं अलग अलग बताऊं, मैं आपको इस तरह प्रॉपर एक डायग्राम ले आता हूं, जैसे कि ये आपके सामने ये वही प्रिज्म है, और ये लाइट 7 मुख्तलिफ कलर्स में एक वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई है। अब इसमें कौन कौन से कलर क्या क्या लाते हैं, इसको ज़रा हम देखते हैं एक नई स्लाइड के अंदर, जिसको मैं यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ। अब इसमें पहली जो है वो रेड है, दूसरा जो कलर है वो क्या है, ऑरेंज, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है। तीसरा क्या है, वो है येलो। अगला जो कलर है वो आपके पास ग्रीन, जिसको मैं साथ साथ लेबल भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये येलो ये है, ग्रीन ये है, और आगे क्या है, ब्लू, तो ये आपके पास ब्लू हो गया। जबकि अगला जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली है कौन सा, इंडिगो, जो कि आपको मैं सेकेंड लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ, जो कि ये है। जबकि आखिरी कलर की बात की जाए तो वो क्या है आपके पास, वायलेट, जो कि ये वाला है। अब ये वाइट लाइट 7 मुख्तलिफ कलर में कैसे डिवाइड हुई, ऐसे क्या हुआ, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। असल में आपको ये बात पता है कि ये आपके पास है क्या, गिलास, जिसको मैं जी कह रहा हूँ, जबकि यहाँ पे क्या है, एयर यानी हवा। अब
हमें एक बात पता है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड तो होती है, लेकिन कितनी बेंड होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, क्यों कम होगी, क्यों ज़्यादा होगी? अगर आप देखें तो रेड वाली इतनी नहीं बेंड हुई, ऑरेंज वाली ज़्यादा रेड के लिहाज से हुई है, और सबसे ज़्यादा कौन सी बेंड हुई है? वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुई है। तो ये बेंडिंग जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, और ये कौन से नंबर से हम इसे बताते हैं? असल में जो नंबर हमें ये बताता है, ये जो क्वांटिटी हमें वो बताती है कि एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके अंदर जो बेंडिंग है वो कितनी आती है, वो असल में एक नंबर है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वो हमें असल में ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये कौन सी ज़्यादा बेंड होगी, कौन सी कम। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है ये असल में बराबर होता है c/v। ये c क्या है? ये रोशनी की रफ्तार है, स्पीड है, किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। जबकि वैक्यूम क्या होता है? जिसके अंदर जो हवा होती है, जिसमें कुछ भी पार्टिकल नहीं होते। जबकि ये v क्या है? उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जो उस स्पीड ऑफ जो लाइट है उसकी है। जैसे कि अगर हवा के अंदर जो स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पे डालूंगा। गिलास के अंदर कितनी स्पीड है, यहाँ पे रखूंगा। इस तरह c जो है वो हवा के अंदर एक लाइट की जो रोशनी की जो स्पीड होगी वो, और उसको हम उसको हम क्या कहते हैं? c। अब ये जो c/v है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो v है जो कि बेसिकली रफ्तार है, इसको अगर मैं एक और फॉर्मूले से लिखना चाहूँ तो हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी है ये, और जबकि ये क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अब हमें पता है कि जो लाइट है वो इस तरह करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, ठीक है, एक वेव की फॉर्म में। अब ये कितनी न, एक वेव किसे मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक वेव होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ए वेव। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। यानी यहाँ से यहाँ तक जो फासला मैंने अभी बनाया है ये क्या है? वेवलेंथ। जबकि कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर गुजरी, एक मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड के अंदर गुजरी, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब ये एक फार्मूला है जो कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए है। तो इस v की जगह मैं एफ लैम्डा यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो अगर आप देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? वेवलेंथ के, जिसको यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तब जब फ्रीक्वेंसी और c क्या है? सेम हो, कांस्टेंट हो। तो c तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे सेम है वाइट लाइट की। अब वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। यही मतलब है किसका? इस इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का। अब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, आप कह लें, उतना ही बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो रेड जो लाइट है उसका असल में जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अब वेवलेंथ अगर इसकी बहुत ज़्यादा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो बहुत छोटा, इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ। अगर ये छोटा हो तो बेंडिंग कम, उसकी ज़्यादा, और रेड से ज़्यादा फिर ऑरेंज की होती है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो बेंडिंग थोड़ी ज़्यादा। इस तरह अगर हम देखें तो जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो जब वेवलेंथ बहुत छोटी है, यहाँ पे मैं अगर कहूँ ये वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है इसके अंदर जो बेंडिंग है वो भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। इस वजह से जो वायलेट लाइट है वो ज़्यादा झुकती है, ज़्यादा बेंड होती है, ज़्यादा उसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है बनिस्बत रेड, ऑरेंज या येलो या बाकी 6 के। तो जिसका आसान तरीका है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी बेंडिंग यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है? वो कम है। उल्टा हिसाब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है। अब ये जो आप 7 कलर देखते हो, तो क्या ये 7 कलर सिर्फ प्रिज्म में आपको नज़र आते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। भला कहाँ पे हमें और नज़र आते हैं? हमें एक रेनबो टाइप एक चीज़ अगर हम आसमान में देखते हैं, कब? जब बारिश होती है तो और सूरज निकल आता है उसके थोड़ी देर बाद, तो हमें इस तरह करके एक रोशनी आप कह लें नज़र आती है जिसको हम रेनबो कहते हैं। उसके अंदर भी यही 7 कलर्स होते हैं। असल में जब बारिश होती है तो आप कह लें कि रोशनी के ना पानी के जो कतरे गिरे होते हैं ज़मीन के ऊपर, तो जाहिर है जब रोशनी की किरण उनके ऊपर पड़ती है तो वो रोशनी की किरण उन पानी की कतरों से होकर जब वापस ऊपर जाती है तो बेसिकली वो उन पानी के कतरे जो हैं वो एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं, और इस वाइट लाइट को किसको भला, मैं यहाँ पे वाइट प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ कि इस वाइट कलर को उन बाकी 7 मुख्तलिफ कलर्स में आप कह लें डिवाइड कर लेती है, जिसमें जो कि हमें यहाँ पे फिर नजर आ रहे होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। किसकी भला? वाइट लाइट की।
तो आज हमने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कैसे होती है।